हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सप्लाई। सप्लाई यानी पूर्ति। ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये कई जगह पूछा जाता है सप्लाई क्या होता है, और डेली लाइफ में भी इसको हम यूज़ करते हैं सप्लाई क्या होता है। तो आज हम देखेंगे इसमें कि सप्लाई क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से होती है जिसे एक विक्रेता एक निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। यानी कि सप्लाई का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर सप्लायर है, यानी कि कोई चीज़ का उत्पादन करने वाला उत्पादक है, तो वो क्या करता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है और कितनी मात्रा उसको बेचने के लिए वो तैयार होता है, तो वो क्या होता है, सप्लाई होती है। यानी उसे पूर्ति कहते हैं। अब साधारण शब्दों में कैसे कैसे इसको बोलेंगे हम, अन्य शब्दों में किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस अनुसूची या तालिका से है जो वस्तु की उन मात्राओं को दर्शाती है जो उत्पादक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने को तैयार होता है। ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप लोग। यानी कि क्या होगा यहाँ पे कि आपको जो भी उत्पादक होगा या जो भी उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता को उत्पादक जो होगा कितनी सप्लाई करेगा, कितना मात्रा में देगा। यानी कि मान लेते हैं आपको पेन की ज़रूरत है और हम आपको पेन बेच रहे हैं, हमारे पास पेन की कंपनी है, तो हम कितना हमारे पास डिमांड है पेन की, उसके हिसाब से हम कितनी सप्लाई करते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे सप्लाई यानी पूर्ति हो जाएगा। ठीक है। ये जो यहाँ दिया गया है वो। ठीक। अब पूर्ति की परिभाषा निम्नलिखित तत्वों से पूरी होती है। यानी पूर्ति की परिभाषा हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक बेचने के लिए तैयार रहता है उसे उत्पादक कहते हैं। वस्तु की वह मात्रा जिसे उत्पादक बेचने के लिए तैयार होता है, यानी कि किसी भी वस्तु का उत्पादन अगर हम करते हैं तो उसे जितनी मात्रा में हम बेचना चाहते हैं उस मात्रा को हम क्या बोलेंगे, उसकी पूर्ति बोलेंगे। ठीक है। वस्तु की कीमत उसके उत्पादन बेचने को तैयार होते हैं, यानी कि वस्तु की कीमत उसके उत्पादन यानी उत्पादक बेचने को तैयार होते हैं। अब किस कीमत पर उस वस्तु को बेचेंगे, ये डिपेंड करता है किस पे, वस्तु की मात्रा पे। यानी कि हमारे पास अगर कम मात्रा में वस्तु है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ाएंगे लेंगे। अगर बढ़ाते तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ा पाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम वहाँ पे उसको सबसे पहले उसकी कीमत को तय कर लेंगे। अधिक कीमत पे अगर बेचनी है तो अधिक कीमत पे बेचेंगे, तो उसकी सप्लाई कम मात्रा में होगी। अगर उसकी कीमत कम करते हैं तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होगी। ठीक है। वह समय अंतराल जिसमें वस्तु की एक निश्चित मात्रा बेचने के लिए प्रस्तुत की गई है, यानी कि वह समय अंतराल यानी कि टाइम का जो गैप होता है, वह जो एक निश्चित वस्तु की मात्रा को बेचने के लिए प्रस्तुत की गई है। यानी कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ का अगर हम उत्पादन करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम किसी ब्रेड को ही बना रहे हैं, तो हमारे पास मैदा अगर है, मैदा से ब्रेड बनेगा, तो किस समय उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मैदा जहाँ हमें ज़रूरत है ब्रेड की, अब बना के वहाँ पे लगे नान रोटी लेने, तो ऐसा तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि चाय के साथ अगर हम उनको खाना तो ब्रेड हम खाएंगे, तो उसकी जैसे ही हमारी डिमांड होगी उसके हिसाब से हमारी क्या होती है, सप्लाई होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेकेंड टॉपिक जो है, वो है ये कि हम इसमें जो हमारे पास पूर्ति है, देखिए, पूर्ति को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले कारक, यानी पूर्ति किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले वस्तु की कीमत पे निर्भर करती है। वस्तु की कीमत अगर अधिक होगी तो उसकी पूर्ति क्या होगी, बहुत कम मात्रा में हम करेंगे, क्योंकि कीमत अधिक होगी तो कोई सामान उसको लेना नहीं चाहेगा। ठीक है। अब वस्तु की अगर कीमत कम होगी तो हम वस्तु को बहुत अधिक मात्रा में खरीदना चाहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये, अब हम तो साधारण भाषा में आपको समझा दिए, अब बुक की भाषा में क्या है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या है उसको भी समझेंगे। पूर्ति को निर्धारित करने वाले सबसे प्रमुख कारक वस्तु की कीमत है, यानी कि पूर्ति को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो क्या है, उसकी कीमत है। अगर कीमत अधिक है तो हम क्या करते हैं, सामान को बहुत कम खरीदते हैं, और कीमत अगर कम है तो हम सामान को अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। ठीक है। वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पादन वस्तुओं की पूर्ति करेगा। यानी कीमत अगर अधिक होती है तो उत्पादक जो होता है वो सोचता है कि अधिक से अधिक मात्रा में हम उसका उत्पादन करें और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा ले, लेकिन जो उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, उसको खरीदना ही बंद कर देता है। अब उसके बदले कोई स्थानापन्न वस्तु आ जाती है तो उसका उपयोग करना शुरू कर देता है वो। ठीक है। कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के इस संबंध को यानी पूर्ति के नियम की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कीमत और पूर्ति की जो संबंध है, इनके बीच में विपरीत संबंध होता है पहली बात तो,
क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा जो होती है, यानी कि उपभोक्ता जो होता है उसका कंज्यूमर, उसको कंज्यूम बहुत कम मात्रा में करेगा। अगर उसकी कीमत कम होगी तो वहाँ पे कंज्यूम बहुत अधिक मात्रा में करेगा वो। ठीक है। अब संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत से अब इसको भी समझ लीजिए। एक वस्तु की पूर्ति सब इससे संबंधित वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। यानी कि उससे संबंधित जो है कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास पेन है, एक पायलट पेन है और एक जेल पेन है, तो पायलट पेन और जेल पेन में हमारे पास देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, उसकी कीमत में, उसकी क्वालिटी में क्या अंतर है। तो उसका संबंध, यानी इनके बीच में जो संबंध होगा, या फिर मान लेते हैं एक फ्यूजन का पेन है और एक पेन लिखो फेंको वाला है, तो दोनों तो नीले कलर के ही अगर हम लेते हैं तो हमारे पास लिखने से मतलब है केवल, तो वहाँ पे इनका संबंध केवल, जैसे ब्लू ब्लू दोनों हैं तो यहाँ ब्लू हो गया, लेकिन पेन है, दोनों पेन है, इनके साथ भी संबंध बना हुआ है, लेकिन इनकी कीमतों में परिवर्तन है। इसके कारण भी ये निर्भर करता है पूर्ति कि किस तरीके से कीमत और वस्तु की मात्रा या फिर इनके बीच का क्या संबंध होता है, उसको भी बताएंगे हम यहाँ पे। यदि एक वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उत्पादक प्रतिस्थापन वस्तु की पूर्ति अधिक मात्रा में करेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि लिखो फेंको पेन की अगर कीमत बढ़ गई, मान लेते हैं 3 रुपये से वो 5 रुपये की हो गई, तो क्या करेंगे उत्पादक, 5 रुपये वाले पेन की उत्पादन को और बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि लोग लिखो फेंको के बदले सीधे 5 वाले पेन लेंगे। जब दोनों 5 ही की मिल रही है तो हम क्या करेंगे, उसको 5 रुपये में ही लेंगे। ठीक है। तो ये उसकी कीमत और मात्रा पर निर्भर करता है। मान लिया जाए बाजार में गेहूं की कीमत बढ़ रही है, अभी फिलहाल में भी आप लोग करंट में देखेंगे तो गेहूं की कीमत बढ़ रही है, तो किसान अन्य फसलों जैसे चावल के बजाय गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अधिक प्रॉफिट होगा। ठीक है। उसके बाद फिर जिसके फलस्वरूप चावल की पूर्ति कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर गेहूं की कीमत बढ़ रही है और उत्पादक जो है तो क्या करेगा, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं की उत्पत्ति यानी कि उत्पादन और करेगा, जिससे उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा और चावल की जो पूर्ति होगी उसकी थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। गेहूं के बदले लोग चावल खाना पसंद करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी उत्पादक जो होगा वो क्या करेगा, गेहूं को और उत्पादित करना शुरू करेगा, इसलिए क्योंकि उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा आज का, यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे और भी उसके कारक हैं जो कि उसको प्रभावित करते हैं। तो उत्पादन के साधनों में कीमतें, ठीक है, उत्पादन के साधनों की कीमतें यहाँ पे, अब उत्पादन किया तो जा रहा है लेकिन उसकी कीमत में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या उसमें जैसे कि मान लेते हैं कि उसका उत्पादन तो हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कीमत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मान लेते हैं उसके बीज भी हमको महंगे मिल रहे हैं तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी। ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देंगे हम कि इसका क्या पूर्ति के कारक हैं। अब देखें यहाँ पे एक वस्तु की पूर्ति उत्पादन के साधनों की कीमतों पर निर्भर करती है। अब किसी वस्तु की पूर्ति जो होगी वो उसके कीमत पर निर्भर करती है कि उसकी पूर्ति कितने रुपये, अगर कीमत ज़्यादा होगी तो पूर्ति को भी हम उसके हिसाब से करेंगे। यदि एक वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की मांग बढ़ जाती है तो वस्तु की कुल उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। यानी कि अगर उसकी मांग हम बढ़ाएंगे, वस्तु महंगी मिल रही है, तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, तो उसका उत्पादन जो करते हैं तो उसकी रेट भी को भी हम बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो उत्पादक होगा उसको अधिक से अधिक लाभ होगा और जो उपभोक्ता होगा उसको वहाँ पे क्या होगा, घाटा होगा, यानी हानि होगा उससे। ऐसी स्थिति में उत्पादक अपने साधनों को कुछ इस वस्तु के उत्पादन से निकाल कर ऐसे वस्तु के उत्पादन में लगाएगा जिससे कि वह कम लागत पर उत्पादित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इस वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। यानी क्या होगा, जब जान रहे हैं कि 10 रुपये का हम गेहूं को अगर हम उत्पादन करना है, खाद बीज सब कुछ लेने के बाद हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घाटा होता है, तो हम क्या करेंगे, गेहूं के बदले हम किसी और चीज़ का उत्पादन करना शुरू कर देंगे, होगा ना, क्योंकि हमारे पास जब प्रॉफिट होगा ही तो हम घर से थोड़ी लगा के अपना उत्पादन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया इसका। इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ उत्पादकों का उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है इनका, उसको भी हम देख लेते हैं। सामान्यतः यहाँ पे देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम ध्यान देंगे थोड़ा, उत्पादकों का उद्देश्य क्या होता है। सामान्यतः प्रत्येक फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है। अब सभी लोग जानते हैं कि अभी हम ही अगर आप कोई भी काम करना शुरू करें तो हम सोचेंगे कि हमको अधिक से अधिक फायदा हो, कोई भी नहीं चाहता कि हमारा घाटा हो।
ठीक है। तो उत्पादक का भी उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक वो लाभ कमाए। कई बार उत्पादक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने लाभों का त्याग कर ऐसी वस्तु का उत्पादन करते हैं जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि हो सके। अब जैसा कुछ लोग अब बहुत बड़े इस समय तो नहीं, क्योंकि इस समय सभी लोग लूट के खाने वाले हैं, तो क्या है कि अब उत्पादक अगर चाहे, जैसे समाज सेवक कोई है तो वो क्या करेगा कि जानता है कि समाज में इस चीज़ की कमी है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ का उत्पादन करेगा, उसे भले ही घाटा होगा। यानी कि क्या बोला गया यहाँ पे, लाभों को त्याग कर, ठीक है। यानी कि वहाँ पे क्या करेगा, लाभ को त्याग करके उसके बाद फिर वो उस उत्पादन को करेगा। उत्पादन करने के बाद भले ही उसका घाटा हो, लेकिन मतलब कि एकदम घाटा ना हो, कम फायदा उसका हो, लेकिन वो समाज के हित के लिए कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसका उत्पादन करेगा, उसके उत्पादन में और भी क्या करेगा, वृद्धि करेगा, जिससे उसकी क्या हो सके, उस समाज में उसकी इज्जत बढ़ सके, ठीक है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे तकनीकी ज्ञान का स्तर। अब तकनीकी ज्ञान का स्तर मतलब टेक्नोलॉजिकल हमें नॉलेज कितनी है उसके हिसाब से भी, अगर हमें टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है अच्छी, तो हम क्या कर सकते हैं, अधिक उत्पादन कर सकते हैं, वो भी कम लागत में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं या फिर कृषि के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो कृषि अगर करते हैं, यानी कि विद्यार्थी होते हैं, अगर कृषि का उत्पादन यानी कि कृषि करते हैं, तो उनको कृषि की पूरी जानकारी होती है, तो वो क्या करते हैं, कम पैसे में कम लागत में क्या करते हैं, अधिक से अधिक वो प्रॉफिट यानी लाभ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ तकनीकी ज्ञान का स्तर, समय के साथ तकनीकी ज्ञान का भी स्तर परिवर्तित होते हैं। नए अनुसंधानों तथा प्रवर्तनों के उत्पादन की विधियों में सुधार होता है तथा वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। अब देखिए वही बोल रहे हैं ना आपको, यहाँ पे क्या होगा, अगर तकनीकी हमें वो ज्ञान प्राप्त है, अगर हमको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है अच्छी खासी, तो हम क्या करेंगे, खेती में कम बीज देना पड़े, कम पानी देना पड़े, कम खाद देना पड़े, उसको हम कम से कम मात्रा अपना, यानी कि हम अपना जो भी खर्च है, एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है, उसको हम कम से कम करके और अधिक से अधिक प्रॉफिट हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, तकनीकी ज्ञान का स्तर जितना हमारा हाई होगा, उतना हम क्या करेंगे, उत्पादन और अधिक मात्रा में कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कर नीति, यहाँ पे जो देख रहे होंगे ये है कर नीति, ठीक है। कर नीति में क्या है, यहाँ पे यदि वस्तु का उत्पादन पर भारी मात्रा में कर लगाए जाते हैं तो वस्तु का उत्पादन हतोत्साहित होगा तथा वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम क्या करते हैं, कर हमारे पर यानी हमारे पास ऊपर जो टैक्स है वो अधिक लगा दिया जाता है, टैक्स स्लैब जो होता है वो बढ़ा दिया जाता है। अभी आज फिलहाल में टैक्स स्लैब जो है कॉमन लोगों के लिए थोड़ा घटा दिया गया है, अभी इसके लिए और भी कमेटी बैठी हुई है आज के डेट में। तो हमें क्या करना है, यानी कि जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं वो अगर किसानों पे अधिक से अधिक लगाए जाएंगे तो किसान क्या होगा, हतोत्साहित हो जाएगा, यानी कि वो डर जाएगा, सहम जाएगा, और वो क्या करेगा, उसका उत्पादन करना धीरे धीरे कम करेगा। क्यों, क्योंकि जितना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो उसको टैक्स भरना पड़ जा रहा है। इसके विपरीत यदि उत्पादकों को करों में विशेष प्रकार की छूट दी जाती है तो इससे उत्पादन की पूर्ति को बढ़ाने में सहायता मिल जाती है। अगर वही करते हैं, हम उसका उल्टा कर दें कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके उत्पादन पे जो भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स को कम कर देते अगर हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे टैक्स कम करने से उसका और भी उत्साहवर्धन होगा जो किसान होगा, और उसकी क्या होगी, वो अपनी जो फसल है उसका और भी अधिक से मात्रा में उत्पादन करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है भविष्य में कीमत वृद्धि की आशा। अब हो सकता है फ्यूचर में कीमत में वृद्धि हो जाए, तो ये भी पूर्ति पर डिपेंड करता है। यदि उत्पादक भविष्य में वस्तु की कीमतों में वृद्धि की आशा करते हैं तो वर्तमान समय में वस्तु की पूर्ति की कमी कर देंगे ताकि भविष्य में ऊंची कीमतों पर वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सके। यानी क्या होगा कि अगर मालूम है कि हमको कीमत अब बढ़ने वाली, जैसे लॉकडाउन टाइम में क्या हुआ था, जिनके पास सामान पड़ा हुआ था वो लोग भी क्या करते थे, उस सामान को क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, जैसे बफर स्टॉक होता है ना, तो वैसे स्टोर करके रखते थे। और उसके बाद फिर क्या होता था, उससे वो लोग अधिक लाभ कमाने के लिए कहते थे, कोई भैया अगर सामान लेने गया है कि भैया ये चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता था, ये नहीं है अभी मेरे पास। उसके बाद फिर क्या करते थे, कुछ दिन बाद वही सामान, वो जो सामान जिस चीज़ के लिए मना करते थे वही चीज़ बोलते थे कि ये हम नया अभी मंगवाए हैं, और उसका क्या है कि इसका रेट बढ़ गया है लॉकडाउन की वजह से, तो कोरोना की वजह से, तो ऐसे बढ़ गया है। अब उसको क्या करेंगे, उसको दोगुने तिगुने रेट पे उसको क्या करेंगे, वो बेचते हैं। तो वो भविष्य में कीमत में वृद्धि की आशा के साथ ये लोग क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों को स्टॉक करके रखते हैं और उसको बेचना बंद कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पूर्ति पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आता है हमारे पास
इसके बाद आएगा, यहाँ देख लेते हैं, यातायात एवं संचार के साधन। ठीक है, अब देखिए यातायात और संचार के साधन में क्या होगा कि अगर हमारे पास क्या होता है कि हम सामान तो बेच रहे हैं, ठीक है, मानते हैं कि हम सामान छोटा सा हो या बड़ा सा हो, कोई भी सामान बेच रहे हैं, अभी हमको बेचना है बहुत दूर ले जा करके, हम यहाँ यूपी के, हमको बेचना है मुंबई में, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा, उसके बाद यहाँ से कम्युनिकेशन चार्ज लगेगा, उन सबको हम जोड़ के क्या करते हैं, उस पर भी हम पूर्ति, यानी कि ये सब भी क्या करता है कि पूर्ति पे प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यातायात तथा संचार के तीव्र तथा विकसित साधन वस्तुओं की पूर्ति को नियमित और पर्याप्त बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं। यदि वस्तु की पूर्ति एक क्षेत्र में कम है तो तीव्रगामी यातायात के साधन की कमी तीव्रगामी यातायात के साधनों की सहायता से अधिक पूर्ति वाले क्षेत्र में वस्तु को स्वल्पता या कमी वाले इलाकों में लाया जा सकता है। यानी कि यातायात के अगर साधन हमारे पास सही से हैं तो हम क्या करेंगे, उनको जहाँ पे उस वस्तु की कमी है वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, पहुँचा सकते हैं। यातायात के साधन अगर सही हैं, संचार के साधन सही है, क्योंकि अगर हमारा कम्युनिकेशन सही है कि हमारे पास यहाँ से कमी हो रही है, हम कम्युनिकेट करके हम करते हैं कि हमारे पास ये कमी है, तो हमारे पास यातायात के साधन भी अगर सही से उपलब्ध हैं और कम्युनिकेशन के भी साधन उपलब्ध हैं तो हम पूर्ति को वहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं, यानी कि हमारी जो पूर्ति होगी वहाँ तक हम उसको कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके विपरीत यदि यातायात के साधनों की सहायता से वस्तु को विदेशी बाजारों में पहुंचा दिया जाता है तो घरेलू बाजार में वस्तु की पूर्ति बहुत कम हो जाती है। जैसे अभी फिलहाल में क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ के जो साधन हैं, यहाँ के जो सामान है, यहाँ के खेती के जो सामान है, यानी कि हम लोग खाने पीने के जो सामान है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तो अपना देश जब खा के पेट भर रहेगा तभी ना दूसरे को दे देगा। यहाँ अपना पेट भर ही नहीं रहा है और दूसरे को हम लगे दान बांटने, तो राजा हरिश्चंद्र तो हम हुए नहीं हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास घरेलू बाजार में वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। अभी हमको चाहिए 4 रोटी खाने के लिए, एक लोग और बैठ जा कहे भैया हमको भी थोड़ा दे दीजिए, 2 रोटी उनको दे दिए तो हमारा क्या होगा, हमारी तो पेट तो भरेगा नहीं, आधा पेट हम रह जाएंगे ना। तो वैसे यहाँ भी क्या है कि घरेलू बाजार में हमारे पास क्या होगा, उसकी पूर्ति जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, देखिए पूर्ति का नियम जो है वो क्या कहता है। अब यहाँ पे कुछ फार्मूले के साथ हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पूर्ति का जो नियम वो क्या बताता है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा तथा उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। यानी पूर्ति और उसकी मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। अगर पूर्ति अधिक हम करते हैं तो उसकी जो मात्रा होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। ये नहीं कि हम पूर्ति अधिक मात्रा में कर दें और हमें उसकी जो कीमत है उसको घटाते रहें, तो ऐसा नहीं है। अगर पूर्ति हम अधिक कर रहे हैं और हमारे पास यानी कि डिमांड जो ज़्यादा है तो सप्लाई भी हमें अधिक करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, कीमत को भी बढ़ाते चले जाते हैं। अतः कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा भी बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा भी कम हो जाती है। अन्य शब्दों में, अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। ठीक है, जो आपका वही बोले ना, अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है तथा जब कीमतें कम होती हैं तो पूर्ति की मात्रा भी गिरने लगती है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कीमत बढ़ रही है तो क्या होगा कि पूर्ति की मात्रा भी हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमें अधिक से अधिक कमाई करनी है, दूसरे को तो लूट के खाना है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, कीमत को बढ़ा देंगे। और हमारे पास अगर पूर्ति की कमी हो रही है, यानी कि जो हमारे पास सप्लाई कम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पूर्ति की मात्रा भी क्या होगी, कम करनी पड़ जाएगी। यानी कि कीमतें अगर कम हो रही हैं तो हमें पूर्ति की मात्रा भी कम करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि हम आगे चल के उसको क्या करेंगे, हम कीमत जब बढ़ेगी तो हम उसको बेच देंगे, हमें अच्छा खासा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे पास आता है फार्मूला। देखिए, एस टू द बेस ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स, यानी अन्य बातें समान रहने पे निम्न तालिका, यानी कि यहाँ सप्लाई है, सप्लाई और यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हो रहा है वो इनके बीच में एक फंक्शन होता है, यानी फंक्शन है वो इक्वल टू, यानी बराबर। या जैसे कि अगर हमारे पास सप्लाई बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस भी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, यानी इनके पास धनात्मक संबंध होते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो
कुछ हमारे पास ग्राफ बने हुए हैं, ग्राफ को भी हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पे कीमत अगर 1 रुपये है, ठीक है, तो पूर्ति की इकाइयाँ जो हैं वो 2 हैं और बिंदु हम ए पे आते हैं। ए हमारे पास ये है, जैसे आपको ग्राफ में यहाँ सही से दिख रहा होगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, आपको सही से क्लियर ना दिख रहा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है, ये 4 है, ये 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना हमें है, हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, 1 रुपये का सामान है, उसकी दो इकाई का हम पूर्ति करते हैं, वो बिंदु ए पे आके मिलती हैं, यानी कि ये और यहाँ पे ये जो आकर के इससे मिलती हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 रुपये में सामान लेते हैं तो इसका अब 1 का 2 गुना, 2 का भी 2 गुना होगा, 3 का भी 2 गुना होगा, सबका 2 गुना होता जा रहा है। यहाँ 2 का 2 गुना 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाली जो पूर्ति होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ 2 से यहाँ पे आया और यहाँ पे ये 4 से मिल जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे काटेगा वहाँ पे ये लाइन सीधे ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। और ये हो गई हमारी सप्लाई, और यहाँ पे प्राइस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे आपका हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है मात्रा, ठीक है, यानी नीचे जो दिया गया है वो मात्रा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी कीमत है, ठीक है, यानी कीमत 1 2 3 4 जो बढ़ती जाएगी और उसकी ये जो है यानी भी इकाइयाँ जो यानी कि इसकी मात्रा है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसको देखिए, थोड़ा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, और आते हैं मेन टॉपिक पे हमारे, यानी कि इसकी जो इकाइयाँ हैं उसको भी थोड़ा हम देख लेंगे। देखिए उत्पादन के साधनों की कीमतें, अब उत्पादन के साधन क्या हैं, उनकी कीमत कितनी है। अगर उत्पादन के साधन की कीमत अधिक होगी तो वस्तु की मात्रा जो है उसका भी परिवर्तन होगा, उसकी कीमत में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि हम अगर अधिक उत्पादन करते हैं, उत्पादन के साधन हमारे अधिक हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अलग अलग से कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे हमारा प्रॉफिट अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। तो उत्पादन के साधनों की कीमतें, एक वस्तु की पूर्ति उत्पादन के साधनों की कीमत पर निर्भर करती है। अब उसकी पूर्ति क्या होती है, उत्पादन के साधन पर निर्भर करती है कि उसकी कीमत कितनी है। अगर कीमत अधिक होगी तो उत्पादन के साधन में भी क्या होगा, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ये हो गया, यदि एक वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की मांग बढ़ जाती है तो वस्तु की कुल उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। अगर जैसे हमारे पास क्या हो गया कि प्रयुक्त साधनों के साथ हमारे पास मांग जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उसकी लागत को बढ़ाते हैं। लागत को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये कि अगर हमारे पास मांग बढ़ती है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर 2 रुपये पहले हमें ज़रूरत थी, हमारे पास 4 रुपये की ज़रूरत पड़ गई है, तो 4 रुपये में तो फिर हम क्या करेंगे, घर से मांगेंगे तभी हमारे पास होगा। तो वहीं पे यहाँ पे ये रूल होता है कि हम क्या करेंगे, जब कीमतें बढ़ेंगी यानी कि हमारे साधनों की मांग जब बढ़ेगी, हमारे पास 5 रुपये पहले पेंसिल थी, 10 रुपये की पेंसिल अगर हो गई है, तो हम क्या करेंगे, घर से पैसा मांगना शुरू कर देंगे। तो मानी कि वहाँ पे क्या होगा, उसकी लागत जो होगी वो बढ़ जाएगी। और कीमत, यहाँ पे जो मांग बढ़ने का कारण क्या है कि जब मांग बढ़ाएंगे तो सब कुछ सामान चाहिए, तो सभी लोग क्या करेंगे, जो उत्पादक होंगे वो उसकी कीमत को बढ़ा देंगे, जिससे कि क्या होगा कि हमारे पास जो फ्लक्चुएसन होगा डिमांड और सप्लाई में वो थोड़ा सा मेंटेन हो सकेगा। इसके बाद ऐसी स्थिति में उत्पादक अपने उत्पादनों को इस वस्तु के उत्पादन से निकाल कर ऐसे वस्तु के उत्पादन में लगाएगा जिससे कि हम कम लागत पर उत्पादित किया जा सके तथा परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम इस तरीके से इसका उत्पादन करेंगे कि हमारे पास जो उत्पादन के साधन हैं, ठीक है, लागत हमारी कम हो जाए और परिणाम स्वरूप पूर्ति भी हमारी क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, कम लागत कम पूर्ति। यहाँ पे ये इसका जो पूर्ति का नियम है उस पर ये यानी कुछ उसकी मान्यताएं हैं। इसके बाद फिर क्या है, उद्देश्य, उत्पादक के उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य इसके क्या है, आप देखिए यहाँ पे सामान्यतः प्रत्येक फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती है। पहले ही बोल चुके हैं, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ये कर चुके हैं, ये आपको बता चुके हैं। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। लास्ट आपका जो यहाँ बचा हुआ है वो ये है, अभी आपको दिखाते हैं, वहाँ तक तो हो चुका था। अब आएंगे हम इसके पूर्ति की जो मान्यताएं हैं उसको, मान्यता को देख लेते हैं कि पूर्ति की मान्यता क्या है। पूर्ति के नियम इस मान्यता पर आधारित हैं कि वस्तु की कीमत तथा उसके अलावा पूर्ति के प्रभावित करने वाले सभी साधन स्थिर रहें, ठीक है। संबंधित वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहनी चाहिए, यहाँ पे पहले ये सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। तकनीकी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए,
कर के संबंध में सरकारी नीति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पादन के साधन की लागत अपरिवर्तित रहनी चाहिए, फर्म के उद्देश्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। तो ये थे आपके यानी कि पूर्ति और पूर्ति की मान्यताएं, पूर्ति का नियम। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें और आप चैनल पर नए नए। और एक चीज़ आपको नया चीज़ बता दे रहे हैं कि चैनल का नाम हमने अब चेंज कर दिया है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी टेक्निकल इशूज़ की वजह से। तो लकी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आप कहीं भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के भी लेक्चर मिलते रहेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।